चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। Is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. कुणाल क्लास कितने बजे है? दीपक, नीलिमा, क्लास कितने बजे है? सर 8 बजे की। Is it expected? ये प्रूव मत करिएगा, आप लोगों को पीछे टाइम देना ही बेकार है। ये आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, बिकॉज आप लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन ये अगर जो पढ़ा रहा है उसका दिमाग में अगर फिक्स्ड हो जाता है, आपके लिए टाइम देना बेकार है, देन कमिंग जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो पढ़ा रहा है उसके दिमाग में ये मत डालिए जो पढ़ाओ ना पढ़ाओ मेरे लिए इफेक्ट की है। जो चाहत मेरे साइड से है वो चाहत आप लोगों के साइड से भी होना चाहिए, तब तो कॉम्बिनेशन बनता है। लेट्स स्टार्ट। देख हाँ 8:10 में गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू श्रीकांत, वेरी गुड। केतन कहाँ है? आज का क्लास महत्वपूर्ण इसलिए बिकॉज हम लोग अब प्रोसीड्यूरल के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो बात किया था कंप्यूटेशन के बारे में, आज हम लोग उसके प्रोसीड्यूर के बारे में बात करेंगे। प्रोसीड्यूर मतलब आपका डिटेल सबमिट करेंगे और उस डिटेल्स के बेसिस आप अपना खुद का असेसमेंट करके सबमिट करेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट अपना हाथ चलाएगा, मतलब डिपार्टमेंट अपना असेसमेंट करेगा। हो सकता है आपका असेसमेंट और डिपार्टमेंट का असेसमेंट मिल जाए, हो सकता है आपका असेसमेंट और डिपार्टमेंट का असेसमेंट ना मिले। तो व्हाट एवर मे बी द सिचुएशन, डिपार्टमेंट को असेस करना है। उसके बाद वाला पोर्शन आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, दैट इज प्रोसिक्यूशनल पार्ट। आप लोगों का सिलेबस में जितना है उतना ही मैं कराऊंगा, बिकॉज मेरा नॉलेज भी उतना ही है, तो उसके बेसिस में मैं कराऊंगा। ड्यूरिंग द ईयर मैंने जो इनकम किया है डिफरेंट हेड में, उससे जो ग्रॉस टोटल इनकम आया है, उससे जो डिडक्शन करने के बाद मेरा टोटल इनकम आया है, उस टोटल इनकम के ऊपर जैसे मैंने स्पेशल रेट जनरल रेट में टैक्स कैलकुलेट किया, रिबेट मिला तो रिबेट को माइनस किया, सरचार्ज ऐड किया, एडुकेशन सेस ऐड किया, उसके बाद ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी राउंडिंग ऑफ वट एवर में भी जो करना था 288 तो टोटल इनकम में राउंडिंग ऑफ होता है। अब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी से लेस करेंगे टीडीएस एंड लेस करेंगे एडवांस टैक्स, करने के बाद जो आता है दैट इज आपका नेट एसेस टैक्स लायबिलिटी, वो आप पेमेंट करेंगे एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल के गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये पे करने का तुरंत बाद आप गवर्नमेंट को पूरा डिटेल्स दिखाएंगे, ये देखिए ये मेरा असेसमेंट था, ये ऑलरेडी मैंने इतना टैक्स टीडीएस एंड एडवांस टैक्स में दे दिया, बाकी जो टैक्स है वो मैंने क्या किया, वो मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल के गवर्नमेंट को जमा दे दिया। वो पूरा डिटेल्स कौन सा डेट में जमा दिए हो, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, सब कुछ मिला के आप गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। ये जो सबमिट करेंगे दैट इज रिटर्न ऑफ इनकम।
नाउ ये रिटर्न ऑफ इनकम के बाद गवर्नमेंट क्या करता है, उसका असेसमेंट करता है। नाउ क्वेश्चन है, क्या असेसमेंट ऑलवेज होता है? यस, ऑलवेज असेसमेंट होता है। नाउ कोई कभी कभी समरी असेसमेंट होता है और कभी कभी स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। अगर सर असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है तो बेस्ट जजमेंट। अगर केतन रहता तो केतन एक सवाल करता, सर इतना कुछ पापड़ बेलने के लिए तो एक चीज तो कंफर्म है, मुझे इनकम, अच्छा मैं बाद में आता हूं, अभी नहीं बोलूंगा। तो चलिए फर्स्ट रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, ये क्या है ना है वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। क्या है रिटर्न ऑफ इनकम? रिटर्न ऑफ इनकम is the format, is a prescribed format। ये कौन प्रिस्क्राइब करता है बेटा? सीबीडीटी, नॉट इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट सीबीडीटी को बनाने का लिए बोलता है और उसके बाद CBDT, return of income is the prescribed format। कौन प्रिस्क्राइब करता है? CBDT। in which assessee, आप कितना प्रकार एसएससी को जानते हैं बेटा? कितना प्रकार एसएससी को जानते हैं? 3 प्रकार का। 3 प्रकार। एसएससी नॉर्मल, एसएससी रिप्रेजेंटेटिव, एसएससी इन डिफॉल्ट। इन विच एसएससी furnishes information about his total income and tax payable for a relevant previous year। For a relevant previous year। दूसरा, the format is notified by कौन? CBDT, full form Central Board of Direct Tax। Central Board of Direct Tax, Central Board of Direct Tax for different SSC। The following फॉर्मेट में क्या रहेगा? फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द एसएससी। क्या क्या फॉलोइंग रिक्वायर्ड? 1, income under different heads, salary, house property, PGBP,
ग्रॉस टोटल इनकम, हिट को ऐड करने से ही ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा? नो, इसके साथ क्लैबिंग ऐड होता है, सेटअप एडजस्ट होता है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आता है। ओके, डिडक्शंस, टोटल इनकम, टैक्स पेबल, पीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्स असेसमेंट टैक्स, कितना आपने दिया है, ये सब आपको देना पड़ेगा। ओके, तो रिटर्न का मतलब ये तीन चीज, क्या क्या? रिटर्न का मतलब एक फॉर्मेट होगा जहां पर एसएससी जो हमने कंप्यूट किया है वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब, मतलब आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकेंगे, वहां पर जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट अनुसार आपको कंप्यूट करके आपको पूरा सबमिट करना पड़ेगा। और वही फॉर्मेट जो मैंने अभी तक क्लास में कराया है वही सब कुछ वहां का से मेरा है। तो ये फॉर्मेट कौन प्रिस्क्राइब करता है? फॉर्मेट क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिस्क्राइब करता है? नो नो नो, नॉट एट ऑल। ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है इनकम टैक्स एक्ट ना। इनकम टैक्स सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स को अथॉरिटी देता है, वो डिफरेंट एसएससी के लिए डिफरेंट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करे, वही फॉर्मेट उसने प्रिस्क्राइब किया है। सो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द एसएससी। याद रखना, ये फॉर्मेट इनकम टैक्स एक्ट में खोज के भी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये फॉर्मेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। ये फॉर्मेट ऑथराइज करता कौन देता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी के पास इतना पावर कैसे आया? सीबीडीटी के पास पावर आया बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट सीबीडीटी को ये अथॉरिटी देता है दैट आप प्रिस्क्राइब कीजिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट सो दैट पीपल कैन सबमिट देयर रिटर्न। रिटर्न मतलब डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। और रिटर्न क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। टैक्स thereon and payment of tax by the assessee at his individual capacity or representative, मतलब आप आपकी कैपेसिटी से भी दे सकते हैं और दूसरे का रिप्रेजेंट अगर करते हो उसका कैपेसिटी से भी दे सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ इनकम इज द डिक्लेरेशन, return of income is the declaration of income, tax thereon, thereon मतलब tax on that income, but tax on that on the declared income, and payment of tax by the assessee at his individual capacity or representative capacity for the previous year. Okay, any doubt यहां तक? तो क्लियर। रिटर्न मतलब एक फॉर्मेट जहां पर एसएससी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी डिक्लेयर कर सकता है, बट रिप्रेजेंटेटिव जिसके लिए वो खुद एसेसेबल है
उसका कैपेसिटी से भी डिक्लेयर कर सकता है। चलिए, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, an individual, HUF, body of individual, association of person, artificial and judicial person। क्या क्या बोला पर्सन के डेफिनेशन में, ध्यान से देखो। an individual, HUF, body of individual, association of person and artificial judicial person have to submit the return of income if his total income without deduction of 80C to 80U exceed the basic exemption limit rupees 5 lakh. Basic exemption limit 5 lakh for super senior, rupees 3 lakh for senior and 2,50,000 otherwise. Okay, तो क्या बोला, अगर वो इंडिविजुअल हो, हाफ हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन हो, अगर उसका टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम बिफोर गेटिंग डिडक्शन 80C to 80U, इसका मतलब इनडायरेक्टली सर ग्रॉस टोटल इनकम, यस, लेकिन एक्ट में बोला है टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन, बिफोर गेटिंग डिडक्शन 80C to 80U, मतलब घुमा के सर ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद ही टोटल इनकम आता है। तो उल्टा सोचिए, टोटल इनकम के साथ अगर डिडक्शन ऐड कर देते तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। अगर ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर वो 2,50,000 से ऊपर है, अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, सुपर सीनियर है तो 5 लाख, अगर ये दोनों ही नहीं है, एनी अदर केस में अगर 2,50,000 से ऊपर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न इज टू बी सबमिटेड, रिटर्न इज टू बी submitted after the completion of previous year within the due date as prescribed। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न विद इन ड्यू डेट आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। आप अपना मर्जी से जब चाहे रिटर्न सबमिट करेंगे ऐसा नहीं होगा, विद इन लिमिट, आप टाइम लिमिट आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, अ फर्म एंड कंपनी हैज टू सबमिट द रिटर्न ऑफ इनकम इवन लॉस, इसका मतलब फर्म एंड कंपनी के लिए कंपल्सरी रिटर्न फाइलिंग। कंपल्सरी रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या होता है सर, अगर आपका प्रॉफिट हुआ, आपका लॉस हुआ, व्हाटएवर मे बी द इनकम, यू हैव टू सबमिट योर रिटर्न, यू हैव टू फर्निश योर रिटर्न, यू हैव टू प्लेस योर रिटर्न, 3 वर्ड। लेकिन फर्म एंड कंपनी छोड़ के HUF, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल, ये सब के लिए अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, सुपर सीनियर है तो 5 लाख, देन आपको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा इनकम अगर 1 लाख है, 2,49,000 है, तो आपको रिटर्न सबमिट नहीं करना पड़ेगा। तो फर्म एंड कंपनी के लिए कंपल्सरी रिटर्न, अदर देन फर्म एंड कंपनी के लिए कंपल्सरी रिटर्न नहीं है। अगर उसका इनकम 2,50,000 से ऊपर है तभी वो रिटर्न सबमिट करेगा। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न फॉर एसएससी, रिक्वायर्ड अकाउंट टू बी ऑडिटेड, जिस एसएससी को ऑडिट करना पड़ेगा अंडर एनी लॉ, इट इज 30 सितंबर। ये चेंज होके और एक होता है, मैं आप कंफर्म कर दूंगा, दैट इज 31 अक्टूबर, लेकिन वो सेपरेट केस। अदरवाइज फॉर इंडिविजुअल 31 जुलाई, तो इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई। अगर अदरवाइज केस मतलब जिसका ऑडिट करना जरूरी नहीं है,
जो लोगों को ऑडिट करना मतलब अकाउंट्स ऑडिटर से सर्टिफाई करने के बाद ही आपको सबमिट कर सकते हैं, वो लोगों के लिए 30 सितंबर ड्यू डेट है। और जो लोगों के लिए ऑडिट करना नहीं पड़ेगा वो लोगों के लिए 31 जुलाई। क्लियर और नॉट? तो रिटर्न सबमिट 31 जुलाई नॉर्मल डेट। ये 31 जुलाई 30 सितंबर इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, याद है कहां पर? इंटरेस्ट 43B वाला केस में, याद करो सब। 43 वाला बी केस में मैंने बोला था, इस बार एग्जाम में भी आया था, आपको विद इन ड्यू डेट के रिटर्न फाइलिंग के भीतर आपको पेमेंट करना है। रिटर्न फाइलिंग मतलब 31 जुलाई और जिसके लिए 30 सितंबर एप्लीकेबल है 30 सितंबर। अगर विद इन ड्यू डेट पेमेंट नहीं करते हो तो इस बार उसका मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिस बार साल में पेमेंट कर रहे हो उस साल में डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर वहां पर मैंने चर्चा किया था रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट, वो आज हम लोगों के सामने आया है। फॉर्म यूज फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न, मैंने बोला था ना क्या? The format is notified by CBDT for the different SSC above. For individual having income from salary, one house property, other source of income except winning from lotteries. I repeat, for individual having salaries, one house property and other source of income except winning from lottery, उसके लिए ITR 1 सबमिट करना पड़ेगा। For individual having no business income but any other income, but मतलब बिजनेस इनकम छोड़ के बाकी इनकम है, बाकी इनकम मतलब सर कैपिटल गेन है। देखो ITR 1 में कैपिटल गेन में नहीं है, ITR 1 में है हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, सैलरी। ITR 2 किसके लिए है? देखो जिस ऐसे इंडिविजुअल के लिए बिजनेस इनकम नहीं है बट अदर इनकम है उसके लिए ITR 2। और जो इंडिविजुअल के लिए सब कैटेगरी का इनकम है मतलब हैविंग बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम प्लस अदर इनकम आल्सो, वो ITR 3 देगा। मतलब ऐसा सोच के रख सकते हैं जिस एसएससी का ऑल हेड में इनकम है तो ITR 3, जो एसएससी का ऑल हेड में इनकम है एक्सेप्ट PGBP ITR 2, जिसके लिए ऑल हेड में इनकम है एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट बिजनेस इनकम एंड कैपिटल गेन, उसके लिए ITR 1। क्लियर? ITR 1, ITR 2, ITR 3। नाउ फॉर पार्टनरशिप फर्म के लिए ITR 5, फॉर कंपनीज ITR 6, इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म where the return has to submitted under the electronic mode without digital signature। मतलब हम लोग मोड ऑफ रिटर्न में देखेंगे दो प्रकार का मोड ऑफ रिटर्न सबमिशन है। अच्छा ITR 5 को बाद में पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 में कोई डाउट तो बोलिए। ITR 1 आप लोग ITR 3 पढ़ेंगे, इंडिविजुअल जिसका ऑल हेड में इनकम है वो ITR 3। पार्टनरशिप फर्म ऑल हेड में इनकम हो चाहे ना हो उसको ITR 5। कंपनी ऑल हेड में इनकम हो ना हो 6। लेकिन इंडिविजुअल अगर ऑल हेड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स ऑफ इनकम होगा तो ITR 1। PGBP नहीं होगा बाकी सब हेड होगा तो ITR 2। ये सिर्फ हम लोगों ने ITR इंडिविजुअल लेवल में ही पढ़ा है बिकॉज हम लोगों का सिलेबस सिर्फ पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअल है, बाकी नहीं है, तो बाकी का चर्चा मैंने नहीं किया। नाउ मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो डिटेल्स देंगे उसका मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न क्या होगा? मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न एक है पेपर रिटर्न, मतलब आप फॉर्म में हाथ में लिख के जमा दें, पेपर रिटर्न मतलब हैंड रिटन। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब पूरा ही इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर आप जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करते हैं ना वैसे ही, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मोड विथ डिजिटल सिग्नेचर, जहां पर आपका डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है। देखिए 99% लोगों के लिए डिजिटल सिग्नेचर वो लेना पड़ता है, वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, दैट्स व्हाई वो लोगों के लिए ये वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड विदाउट डिजिटल सिग्नेचर
सर डिजिटल सिग्नेचर, आप लोग बोलेंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, सिग्नेचर करूंगा, स्कैन करूंगा, एडजस्ट करूंगा, प्रेस कर दूंगा। नहीं बेटा, नहीं चलेगा। वाई नहीं चलेगा? बिकॉज फॉर्मेट बोल रहा है डिजिटल सिग्नेचर स्पेशली किसी ऑथराइज पर्सन से आपको लेना पड़ेगा। वो एक नंबर होता है, सिग्नेचर ऐसा नहीं है, वो एक नंबर होता है जो डिकोडिंग करके ऑथेंटिक और नहीं ऑथेंटिक को समझ में आ जाएगा। दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड विद डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक मोड विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। हम लोग टीचर लोग जो रिटर्न सबमिट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करते हैं, लेकिन विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो हम लोगों को डिजिटल सिग्नेचर छोड़ के जो सबमिट करने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को वो रिटर्न का कॉपी लेना पड़ता है। उसके बाद एक ITR V मतलब वेरिफिकेशन फॉर्म को साइन करके बैंगलोर ऑफिस में सेंड करना पड़ता है। तो इसके लिए ही ITR V देखो, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म वेयर रिटर्न हैज बीन सबमिटेड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक मोड विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। मतलब जो लोग ई फाइलिंग तो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न तो फाइल करते ही है, आप लोगों का 6 सेमेस्टर में है ये, ई फाइलिंग तो करते हैं, लेकिन ई फाइलिंग के बाद सिंस आप लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वेरीफाई कैसे होगा? रिटर्न आपने ही फाइल किया है, केतन को क्या लगा मेरा पैन नंबर जान के उल्टा पुल्टा लिख के केतन ने भेज दिया है। लेकिन प्रैक्टिकली जब पता चला वो 10 लाख 12 लाख रुपए मुझको एकदम पूरा डिफॉल्ट एसएससी बना दिया, तो प्रैक्टिकली तो कर नहीं सकेगा। तो मेरा पैन नंबर देने से ही उसको कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसके बाद रिटर्न सबमिट के बाद वो उसको वेरिफिकेशन फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा और ये वेरिफिकेशन फॉर्म को सिग्नेचर करना पड़ेगा ना। सवाल है, ये वेरिफिकेशन फॉर्म को जैसे ही मैं सिग्नेचर करने के लिए जाऊंगा तो मुझे एक फॉर्म लगेगा, उसका नाम है इनकम टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म ITR V। वो साइन करने के कौन साइन करेगा? एसएससी खुद साइन करेगा। करने के बाद वो फॉर्म बैंगलोर ऑफिस में सेंड करता है। ये बैंगलोर में ऑफिस क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहां पर भेजना पड़ता है, मतलब पूरा प्रोसेसिंग इंडिया का बैंगलोर ऑफिस में ही होता है। तो ये कलकत्ता से आपको बैंगलोर में ITR V आपको सेंड करना पड़ेगा। सो क्लियर इतना तक? पेपर रिटर्न कौन कर सकता है? इनकम हैविंग एज, जिसका इंडिविजुअल का एज 80 साल से ऊपर है, इंडिविजुअल टोटल इनकम मोर देन 5 लाख एंड नो रिफंड इज क्लेम। मतलब जो इंडिविजुअल 5 लाख से ऊपर जिसका टोटल इनकम है और जिसको कोई रिफंड क्लेम करना नहीं है, रिफंड मतलब किसी ने उसके खिलाफ TDS में ज्यादा टैक्स दे दिया है तो उसको रिफंड क्लेम करना है, तो पेपर रिटर्न में कभी भी वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकता है। दैट्स वाई उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर उसको कोई रिफंड क्लेम नहीं करना है और उसका इनकम 4.5 लाख, 4,80,000, 4,90,000 तक है तो वो चाहे पेपर रिटर्न सबमिट कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर इंडिविजुअल का एज 80 साल से ऊपर है, मतलब सुपर सीनियर है, तो उसके लिए पेपर रिटर्न व्हाट एवर मे बी द इनकम वो अलाउड है। तो पेपर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक मोड विद डिजिटल सिग्नेचर, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ई फाइलिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट ई फाइलिंग। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यस और नो? यहां तक कोई डाउट? रिटर्न के बारे में कोई डाउट? हाँ बोलो बोलो। सर इंडिविजुअल का तो सर हम लोग पता कर लेंगे कि सीनियर है या सुपर सीनियर, पर हाफ का या एसोसिएशन ना ऑफ ना पर्सन ये ना लोग का ना, कैसे पता करेंगे? आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ा है ध्यान से। ₹5 लाख फॉर सुपर सीनियर सिटीजन एंड 3 लाख फॉर सीनियर सिटीजन एंड 2,50,000 अदरवाइज का मतलब क्या है? जो ये दो नहीं होता है, मतलब इंडिविजुअल जिसका एज ऐसा नहीं है, हाफ, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो लोगों के लिए। अदरवाइज मतलब ये दो छोड़ के बाकी ब्रह्मांड में जो जो होता है विद इन द डेफिनेशन। ठीक है? यस सर। एनी डाउट? और सर पेपर रिटर्न मतलब जिसका 5 लाख से कम होगा वो कर सकता है वो इंडिविजुअल? चाहे तो कर सकता है अगर उसका रिफंड कुछ क्लेम नहीं करना है तो।
ओके अच्छा, ये सब इंफॉर्मेशन बार बार चेंज होता है, अगर चेंज होता है एग्जाम से पहले मैं अपडेट कर दूंगा। क्लियर? अब बिलेटेड रिटर्न, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बंदे को रिटर्न फाइल करना है विद इन ड्यू डेट। अगर उसका टोटल इनकम 2,50,000 से ज्यादा होता है, टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम अगर 2,50,000 से ऊपर होता है, लेकिन उस ड्यू डेट के भीतर अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, उसके बाद में रिटर्न सबमिट करता है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिलेटेड रिटर्न, बिकॉज ये इस नेक्स्ट ईयर से ये चेंज हो जाएगा। इफ द एसएससी फेल्स टू फाइल or submit, but SSC fails to furnish the return of income of any previous year। क्या बोल रहा है? If an SSC fail to file or submit the return of income of any previous year within the due date 139(1) or within the time allowed of a notice under section 142(1। ये क्या है सर? issued by assessing officer। केतन बहुत अच्छी तरह से टैक्स भरने के बाद केतन के दिमाग में एक बात आया है, क्या? सर एक काम करते हैं, मैं रिटर्न ही फाइल नहीं करूंगा, मैं डिक्लेयर करूंगा तब तो मुझे पकड़ेगा, मैं अगर डिक्लेयर ही नहीं करूंगा असेसमेंट ही नहीं होगा। लेकिन केतन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? श्रीकांत। ये बताओ तो कि केतन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है केतन? अभी तो कोई नहीं है सर। मैं तुम उसको उसका नाम बताता हूं, उसका नाम श्रीकांती है। क्यों सर? सर श्रीकांत को सब पता है केतन के बारे में, के श्रीकांत देख रहा है केतन तो अपना पंख लगा के घूम रहा है और मेरा पंख इतना बड़ा हुआ नहीं, तो मैं क्या करूंगा, छोटा करके ताज को जाके केतन के बारे में लगा दूंगा। बोलूंगा अरे केतन अच्छा पैसा कमा रहा है शेयर मार्केट से, वो रिटर्न नहीं देता है। ताज खोल के देखेगा, नहीं, और रिटर्न तो नहीं देता है। तो बोला वो क्या करेगा? ताज सोच में पड़ गया। एग्जैक्टली वो रिटर्न अगर सबमिट करेगा तो मैं उसको पकड़ूंगा, वो अगर रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो क्या इससे पकड़ूंगा? रिटर्न दो तरीके का होता है, एक आपको रिटर्न नॉर्मली आप सबमिट करें, अगर आप नहीं सबमिट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको फोर्स कर सकता है आप रिटर्न सबमिट करें। जैसे इवन 139(1) बोलता है अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख का कंडीशन से ऊपर है तभी आप रिटर्न सबमिट करेंगे, मतलब एक इनकम का क्राइटेरिया देगा। केतन के पास जाएगा, केतन बोलेगा मेरा 5 लाख के ऊपर इनकम हुआ ही नहीं है तो मैं क्या सबमिट करूंगा। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक क्लॉज डाल दिया, बोला असेसिंग ऑफिसर चाहे तो बोल सकता है एनी एसएससी को आप रिटर्न सबमिट कीजिए, मतलब एसएससी बोली, असेसिंग ऑफिसर बोल सकता है एनी पर्सन को, सर होता एसएससी नहीं है, हाँ असेसिंग ऑफिसर बोलेगा मैं आपके ऊपर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स करूंगा। सर मतलब मुझे जेल में भेजेंगे ना, मैं तुम्हारा इनकम कंप्यूट करूंगा। सर मेरा तो इनकम ही नहीं है, बोले ठीक है मैं वही लिखूंगा टैक्स लायबिलिटी 0, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारा ऊपर इनकम टैक्स कंप्यूट करूंगा। जैसे ही ये मैंने ठान लिया तो मैं आपको नोटिस इश्यू करूंगा 142(1) में, आप आपका रिटर्न जो आपके मन में है 0 लिख के भी आप सबमिट कीजिए। अगर मैंने आपको 142(1) में नोटिस सबमिट इश्यू कर दिया, आपको रिटर्न सबमिट करना है, तो दुनिया की कोई ताकत, स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी कुछ नहीं कर सकते। आपको वो रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। सर मैं तो जन्म से भिखारी हूं सर, मेरा तो 0 इनकम है।
आप लिखिए जन्म से भिखारी है, जीरो इनकम, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है सर, मैं पैन नंबर ही नहीं लूंगा। अरे बेटा, पैन नंबर नहीं लोगे तो शेयर मार्केट में डील कैसे करोगे? शेयर मार्केट में डील करने के लिए आपको पैन को कोट करना ही पड़ेगा। ओके, फंस गया। तो रिटर्न फाइलिंग 139 में भी हो सकता है और 142(1) में जिसका ड्यू डेट बोल दिया है, जिसका ड्यू डेट मतलब वो नोटिस में ही लिख देगा असेसिंग ऑफिसर, भाई 142(1) अनुसार आपको रिटर्न सबमिट करना है और उसका ड्यू डेट मान लीजिए 31 अक्टूबर बोल दिया है। कौन सा? प्रीवियस ईयर 2021 प्रीवियस ईयर का 31 मार्च प्रीवियस ईयर के लिए आपको 30 अक्टूबर 2020 में रिटर्न सबमिट करना है 2021 में। मतलब जिस ईयर प्रीवियस ईयर में इनकम होता है उसका सब्सिक्वेंट ईयर में उसको रिटर्न सबमिट करना है। तो क्या बोल रहा है? इफ एसएससी फेल्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एनी प्रीवियस ईयर विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब बेटा 31 जुलाई और 30 सितंबर 2021। क्यों दो डेट? जिसके लिए ऑडिट होगा 30/9 इफ ऑडिटेड। अगर अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ता है तो 30 सितंबर, अगर अकाउंट ऑडिट करना नहीं पड़ता है तो 30 जुलाई, 31 जुलाई। विदिन द टाइम लिमिट अंडर द नोटिस 42(1), इसका मतलब टाइम स्पेसिफाइड in the notice as issued in the notice under section 142 subsection 1। इसका मतलब नोटिस में जो टाइम मेंशन किया है उसके भीतर, जो बंदा ड्यू डेट के भीतर नहीं सबमिट किया और जो डेट खुद रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता है लेकिन असेसिंग ऑफिसर का नोटिस के बेसिस में उसको रिटर्न फाइलिंग करना है, तो ये सबके लिए एक कॉमन वर्ड एप्लीकेबल हो जाता है। अगर ये ड्यू डेट के भीतर, ड्यू डेट मतलब 139(1) का ड्यू डेट और 142(1) का ड्यू डेट के भीतर अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद में अगर सबमिट करते हो तो इसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। ही कैन फाइल बिलेटेड रिटर्न, वो क्या करेगा? बिलेटेड रिटर्न फाइल करेगा। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न सबमिट करने का टाइम लिमिट क्या है? तो ये है बिलेटेड रिटर्न का मतलब, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलेटेड रिटर्न। तो ये था कॉन्सेप्ट। ऑफ बिलेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगर विद इन ड्यू डेट वो नहीं देता है, विद इन ड्यू डेट मतलब 139(1) का बेसिस में एंड 142(1) का नोटिस का बेसिस में। और व्हाट इज द टाइम लिमिट? वो तो सारा जिंदगी भर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोल सकता, टाइम लिमिट है। एसएससी मस्ट सबमिट द बिलेटेड रिटर्न ए एंड बी, क्या है? whichever is earlier before the end of the relevant assessment year। मतलब जिस प्रीवियस ईयर का जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म से पहले, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। सर, जो असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा उसके बेसिस, उसका कंप्लीशन से पहले अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं, उसके पहले आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न, उसके बाद में नहीं।
तो विच एवर इज अर्लियर मतलब आपका जब असेसमेंट ईयर का डेट खत्म होता है 31 मार्च 2022 और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो पहले होता है उसके पहले आपको ड्यू डेट, आपको रिटर्न फाइल करना है। इसका मतलब 2020-21 का लास्ट बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग डेट कब है? 31 मार्च 2022। नाउ अगर मेरा असेसमेंट हो जाता है उससे पहले 31 जनवरी 22, तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का डेट हो जाएगा 31 मार्च 22। क्लियर और नॉट? हेलो, यस सर। एक बार बाकी और सबसे सर। पूछ रहा हूं। एक बार रिपीट कीजिए सर। हाँ तो बोलो। बिलेटेड रिटर्न मतलब बंदे ने ड्यू डेट के भीतर नहीं दिया। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे किसको बोलते हैं बोलो तो? बर्थडे के बाद जिसका बर्थडे सर बीत जो गया लेट है। हो गया सर। तो ड्यू डेट बिलेटेड रिटर्न क्या होगा? जो रिटर्न सबमिट तो किया है लेकिन बिलेटेड मतलब ड्यू डेट के भीतर नहीं। ड्यू डेट मतलब 139(1) का ड्यू डेट और 142(1) का नोटिस के अनुसार ड्यू डेट, जो ड्यू डेट एप्लीकेबल है उसके बाद में रिटर्न सबमिट किया है। लेकिन कब तक बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो? बोल रहा है असेसमेंट कंप्लीशन का, असेसमेंट कंप्लीशन करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले मतलब ये कौन सा असेसमेंट के बारे में बोल रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो असेसमेंट करता है वो असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले आप रिटर्न सबमिट कीजिए बिलेटेड रिटर्न। और जो असेसमेंट होगा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मतलब आपका प्रीवियस ईयर का जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसका जब अंत होता है मतलब 31 मार्च 2022, तो उससे पहले आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर। मतलब कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एंड 31 मार्च 22 विच एवर इज अर्लियर, उसके भीतर ये दो डेट से पहले जो डेट आता है उसके भीतर आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो आपको बिलेटेड रिटर्न कहा जाएगा। इसके बाद अगर रिटर्न सबमिट करते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर? सर हाँ सर पता कैसे चलेगा कि इनकम टैक्स का असेसमेंट कब खत्म होगा? आप तो जानते ही है प्रीवियस ईयर 2021 का असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है 2021 में, 21-22 में। यस सर वो पता है, पर इनकम टैक्स अच्छा, डिपार्टमेंट तुम्हारा का ये सवाल बताओ। है, तुम्हारा दो सवाल होना चाहिए था, तुम एक सवाल किए हो। दैट इज उसको पता कैसे चलेगा उसका असेसमेंट होगा? उसके पास नोटिस आएगा जब आपका असेसमेंट हो रहा है। सर नोटिस में डेट रहेगा? हाँ, जो आपका असेसमेंट हो रहा है। आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आपका असेसमेंट हो शुरू हो चुका है तो आप तुरंत आप जमा दे सकते हैं, लेकिन वो रिटर्न आपका बिलेटेड ही होगा। आप लोगों को और एक सवाल करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। सर व्हाट इज द माने कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट व्हेन रिटर्न सबमिट ही नहीं किया? ये कैसे हो सकता है सर? रिटर्न सबमिट नहीं किया लेकिन उसका असेसमेंट होगा। उसने 139(1) खुद से भी रिटर्न सबमिट नहीं किया, प्लस उसके पास जो नोटिस था उसके बेसिस में भी वो रिटर्न सबमिट नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक औजार है जिसका नाम है बेस्ट ऑफ जजमेंट। असेसिंग ऑफिसर का जजमेंट में जो बेस्ट हो रहा है उसका बेसिस में सेक्शन 144 है, डेंजरस सेक्शन है। अगर तुमको इतना बार नोटिस देने के बाद भी अगर आप तुम रिटर्न सबमिट नहीं करते हो तो इनकम टैक्स आपको तुमको नोटिस देगा, आपके खिलाफ बेस्ट जजमेंट प्रोसेस चल रहा है। मतलब तब आप कुछ बोल नहीं सकेंगे। तो जैसे ही बोल मतलब बेस्ट जजमेंट अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास आप कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो बेस्ट जजमेंट शुरू होना के ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आपको रिटर्न अगर सबमिट कर देते हो तो आप बच जाएंगे, नहीं तो एकदम आपको पकड़ के मारेगा। चलिए, illustration. Onita failed to submit the return for the previous year 2020-21 within 31st July 2021. Can he submit the return after the due date under section 139? If yes, what is the time limit? बोलो तो।
क्या रिटर्न सबमिट कर सकेगा? सर क्या बिलेटेड कर देगा? बिलेटेड करेगा? अनीता कैन सबमिट बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) इवन आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ 139(1). ड्यू डेट के बाद भी वो रिटर्न सबमिट, चाहे तो रिटर्न सबमिट कर सकता है ड्यू डेट के बाद। व्हाट इज द टाइम लिमिट? कितना दिन के भीतर वो कर सकता है? Such belated return shall be submitted before the end of the relevant assessment year, that is 31st March 2022, or date of completion of assessment, whichever is earlier. Okay, clear or not? यस सर। सबको पूछ रहा हूं, क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो फर्स्ट वो सबमिट कर सकता है और लास्ट टाइम लिमिट क्या है? नेक्स्ट, नंबर 2, आनंद डिड नॉट सबमिट द रिटर्न ऑफ प्रीवियस ईयर 2019-20। चेंज करके करता हूं 2020-21 within the due date 31st July 2021. Subsequently, department issued a notice 142(1) for submission of return within 31st December 2021. Anand failed to submit the return within 31/12/2021. Consequently, department going for assessment of income for the previous year 2020-21 under section 144 on 1/3/2021. Can Anand submit belated return even after 31/12/2020? What is the time limit? 21. What is the time limit? क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, उसके बाद आंसर। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या बोला है? आनंद का प्रीवियस ईयर 2021 में रिटर्न सबमिट करना था 31 जुलाई 21 के भीतर, लेकिन उसने सबमिट नहीं किया। डिपार्टमेंट में उसको 142(1) का नोटिस इशू किया, बोला है 31 दिसंबर के भीतर आप रूटीन सबमिट कीजिए। अगेन आनंद ने रिटर्न सबमिट नहीं किया विद इन द ड्यू डेट। कॉन्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट क्या किया? बोला इतना मर्जी तुम्हारा, बर्बाद करता हूं। चलो, डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर 144 बेस्ट जजमेंट करने के लिए नोटिस इशू कर दिया 1/3/2021 में, मैं तुम्हारे खिलाफ बेस्ट जजमेंट करूंगा। तब आनंद का होश आया, क्या वो रिटर्न सबमिट कर सकेगा? Yes, sir. अगर कर सकता है तो कितना टाइम लिमिट? सर 21-22 खत्म होने का पहले या फिर ये असेसमेंट खत्म होने देखते से हैं। पहले? आनंद का सबमिट बिलेटेड रिटर्न if he fails to submit the return within the time limit specified under section 142(1). Yes, time limit for submission of belated return in this case is the before the completion of best judgment, and end of the relevant previous year assessment year, that is 22, whichever is earlier. Here time limit is आपको 1/3/2021 के भीतर
आपको रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा ना, ये जरूरी नहीं है। नोटिस इशू किया है, शुरू तो नहीं किया है। ओके, सर हाँ बोलो। सर बेस बेस जजमेंट जो सर 31/12/2021 के बाद से होगा ना स्टार्ट सर? बेस जजमेंट 30 31/12/2021 के बाद नहीं होगा, ऑब्वियसली वो डिबेट करेगा। और एंड सर? बेस जजमेंट एंड उसका जो टाइम फ्रेम है उसमें, मैंने तो बेस जजमेंट अभी तक पढ़ाया नहीं तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आनंद डिड नॉट सबमिट द रिटर्न, सेम चीज 21 within 31st July 21. Subsequently department issued the notice 142(1) जिसमें उसको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया था। उसने रिटर्न फाइल 31 दिसंबर 21 के भीतर नहीं किया। कॉन्सिक्वेंटली डिपार्टमेंट ने असेसमेंट करने के लिए बोल दिया है, मैं 2021 का असेसमेंट करूंगा। 141(4) में आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो वेट करो, मैं तुमको पास दे रहा हूं। कब? 1/6/2022 ने नोटिस दिया है। कैन आनंद सबमिट द बिलेटेड रिटर्न इवन आफ्टर 31/12/2020? व्हाट इज द टाइम लिमिट? बोलो। आनंद कैन सबमिट द बिलेटेड रिटर्न, यस। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ बिलेटेड रिटर्न इज द कंप्लीशन ऑफ बेस जजमेंट। कंप्लीशन ऑफ बेस जजमेंट का मतलब है जब बेस जजमेंट खत्म होगा and the end of the relevant assessment year, that is 31/3/2022, whichever is earlier। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो बेस जजमेंट का शुरू ही हो रहा है 1/6/2022 में, और उससे पहले असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है, दैट इज 31/3/2022 में। तो वो बिलेटेड रिटर्न सबमिट कर सकता है कब तक? 31/3/2022 में। देखो क्लियर और नॉट? क्या बोला है? वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। टाइम लिमिट कब तक है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का? एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। नोटिस इशू करना नहीं, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, मतलब असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले और 31 मार्च 2020 ये दोनों डेट के पहले उसको सबमिट करना है, अगर वो बिलेटेड रिटर्न सबमिट करना चाहता है तो। अदरवाइज नो क्वेश्चन, उसको तो बर्बादी हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। तो अभी तक आप लोगों को मैं फर्स्ट पॉइंट में लेके जाऊंगा, जहां पर मैंने आपको क्या बताया था? रिटर्न फाइलिंग किसको करना है? जिसका 2,50,000 के ऊपर होता है, लेकिन फॉर्मर कंपनी के लिए कंपल्सरी रिटर्न। तो आ जाते हैं अब दूसरा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस रिटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The following SSC is required to submit the return compulsorily irrespective of income or loss, that is company and firm. Yes or no? Yes sir. SSC other than above is not required to file loss return. इसका मतलब ये दो छोड़ के बाकी किसी SSC को लॉस रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये लेकिन वाला वर्ड डेंजरस है। However, the following losses cannot be carried forward. याद करो सेटअप में मैंने करा था, सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट। याद आ रहा है? बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, याद करो। However, the following losses cannot be carried forward if the return of loss is not submitted within the due date. अगर लॉस रिटर्न विद इन द ड्यू डेट अगर सबमिट नहीं करते हो बेटा, आई रिपीट, लॉस रिटर्न अगर विद इन द ड्यू डेट सबमिट नहीं करते हो
तो आप ये 3 लॉस कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेके जा सकते। बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। बोलो तो कौन सा लॉस का यहां पर नहीं है? कौन सा लॉस यहां पर नहीं है? सर हाउस प्रॉपर्टी लॉस। यस, मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अनअब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन, ये सब आराम से आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं वेदर यू सबमिट द रिटर्न और नॉट। लेकिन बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स 4 साल, बिजनेस लॉस 8 साल, कैपिटल लॉस 8 साल, ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको लॉस ऑफ इनकम का रिटर्न सबमिट करना ही पड़ेगा। दैट इज आपका बिजनेस में जो लॉस है वो रिटर्न आपको सबमिट करना पड़ेगा, कैपिटल लॉस सबमिट करना पड़ेगा। मतलब ये लॉस आपको विद इन द ड्यू डेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओके, विद इन द ड्यू डेट आपको ये लॉस सबमिट करना पड़ेगा, तभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। ओके सर बिजनेस लॉस में सब बिजनेस लॉस या सिर्फ स्पेकुलेशन सब वाला? सब 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 बिजनेस लॉस, उसमें कोई अलग नहीं है। ओके सो मैंने जो 139(1) के बारे में बताया था, दैट इज नॉर्मल रिटर्न, एंड 139(3) इसको भी बोला जाएगा लॉस रिटर्न। ये भी सिमिलर टू 139(1), जिसके लिए सेम ड्यू डेट ही एप्लीकेबल होगा। ओके रिटर्न, रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। सर मैंने टाइमली तो रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन फाइल करने के बाद मुझे लग रहा है मैंने रिटर्न में कोई कैलकुलेशन गलत लिखा है। मैंने कोई इनकम दिया नहीं, मैंने ओवरस्टेट कर दिया इनकम। उसके बाद मेरे पास पता चल गया, तो मैं क्या करूंगा? सर मैं रिवाइज कर सकता हूं। तो एसएससी आइडेंटिफाइज एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। देखिए मिस स्टेटमेंट वर्ड नहीं लिखा है ऑडिट में, जो मैं वर्ड बोलता हूं। मिस स्टेटमेंट मतलब जानबूझ के करना, यहाँ पर ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब गलती से हो जाता है। इन द रिटर्न, मिस स्टेटेड मतलब आप जानबूझ के गलत स्टेटेड किए, और ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब हो गया आपसे। एसएससी आइडेंटिफाइज एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन द रिटर्न सबमिटेड बाय, वो चाहे रेगुलर हो सकता है और बिलेटेड रिटर्न हो सकता है। He can revise the return under section 139(5). Such return is known as revised return। मतलब वो चाहे रेगुलर रिटर्न सबमिट किया और वो चाहे बिलेटेड रिटर्न सबमिट किया। इसका मतलब 139(1) में सिखा देता हूं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिटर्न। 139(1) में जो होता है दैट इज रेगुलर रिटर्न, filing of regular return, that is regular return, regular return। तो वो चाहे रेगुलर रिटर्न हो, वो चाहे बिलेटेड रिटर्न हो। रेगुलर रिटर्न मतलब अंडर सेक्शन 139(1) हो सकता है, और अंडर सेक्शन 139(3) हो सकता है, दैट इज लॉस रिटर्न। एंड बिलेटेड रिटर्न मतलब अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। तो अगर ये रिटर्न सबमिट करने के बाद वो आइडेंटिफाई कर रहा है कुछ गलती हो गया है, ही कैन रिवाइज इट, वो उसका अलाउड है। सच रिटर्न इज नोन एज रिवाइज रिटर्न। टाइम लिमिट, एसएससी में फाइल द रिवाइज रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय एओ। सर रिटर्न सबमिट कर रहा है मतलब रेगुलर असेसमेंट के बारे में बोल रहा है, विच एवर इज अर्लियर, मतलब असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले और रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले, विच एवर इज अर्लियर, उसके भीतर वो रिवीजन कर सकता है। नोट, नो परमिशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न सबमिट करने के लिए कोई परमिशन नहीं लगेगा। बिलेटेड रिटर्न एंड लॉस रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड।
रिवाइज रिटर्न कैन ऑल्सो बी फर्दर रिवाइज। सर एक बार रिविजन करने के बाद फिर से रिविजन कर सकते हो। सबमिट द टाइम लिमिट विद इन द मेंशन अबव, सब्जेक्ट टू टाइम लिमिट, मतलब रिविजन तो कर सकते हो लेकिन एक टाइम लिमिट के भीतर। जो टाइम लिमिट ऊपर में दिया है, मतलब बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। नाउ effective return 139(1), return submitted by the SSC is said to be defective। अच्छा बोलो तो, अच्छा बाद में the return is submitted by the SSC is to be defective under the following situation। अच्छा बोलो तो कौन सा सिचुएशन में डिफेक्टिव एंड कौन सा सिचुएशन में रिवाइज्ड, किसको कौन, दोनों केस में ही आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। चलिए धीरे धीरे तो आपको मैं दिखाता हूं, देखिए आप लोग बोल सकते हैं और नहीं। रिटर्न सबमिटेड बाय द एसएससी इज सेड टू बी डिफेक्टिव अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन में रिटर्न को डिफेक्टिव बोलेगा। द एनेक्स्चर स्टेटमेंट एंड कलम नॉट ड्यूली फिल्ड इन। इसका मतलब रिटर्न में जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है उसमें जो एनेक्स्चर है, स्टेटमेंट है, कलम है, वो आपने प्रॉपर्ली फिलअप नहीं किया। आपका रिटर्न में जरूरत पड़ा तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो आपके लिए सबमिट करना था, जो लोगों के लिए ऑडिट कंपलसरी है, आपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। द प्रूफ ऑफ पेमेंट, आपने तो बोल दिया मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया है, टीडीएस दिया है, एडवांस टैक्स दिया है, लेकिन कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रूफ आपने नहीं दिया है। Financial statement, manufacturing account and trading account, balance sheet are not attached. Copy of audit report and cost audit report do not attached report have not attached। मतलब ये सब रिपोर्ट अटैच नहीं हो किया है। Such defect should be communicated, intimated to the SSC by AO and give the SSC an opportunity to rectify the defect। ये assessing officer SSC को inform करेगा कि ये defect है, आप rectify करें। The SSC must rectify the error within 15 days from the date of intimation। 15 दिन के भीतर वो rectify करेगा। If not rectified within the time limit, it is assumed that no return has been filed by the SSC। मान के चलेगा कोई रिटर्न सबमिट ही नहीं हुआ है, and act accordingly। तो देखिए डिफेक्टिव रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न मोर और लेस सेम। मुझे ये बताइए तो ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर क्या है? सर रिवाइज में सर जो भूल हुआ उसको ठीक करके देते हैं। तो डिफेक्टिव में भी वही करते हैं। सर डिफेक्टिव में तो भूल होता है जो, वही ना। हाँ सही। रिवाइज में तो भूल को ठीक कर रिवाइज रहे हैं रिटर्न में एसएससी खुद आइडेंटिफाई करता है, ये रे मेरा गलती हो गया, मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया, ये मैंने टैक्स ऑडिट अटैच नहीं किया, ये बाबा मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अटैच नहीं किया। दैट इज कॉल्ड रिवाइज। एसएससी खुद देखता है। डिफेक्टिव मतलब एसएससी को लगता है सब ठीक किया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो असेसिंग ऑफिसर बैठा है वो आइडेंटिफाई किया है ये गलती है, ये गलत है। डन। यस और नो? यस सर। चलिए so that is defective return and revised return। अच्छा मैंने जो बोला था इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करेगा जो लोगों का डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, कौन कौन वेरीफाई कर सकता है? इंडिविजुअल,
के लिए वेरीफाई इंडिविजुअल खुद को करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया में है तो उसका ऑथराइज पर्सन रिप्रेजेंटेटिव एसएससी करेगा। इंडिविजुअल अगर इनकैपेबल है, वो कर ही नहीं सकता, दैट इज उसका गार्जियन ऑफ सच इंडिविजुअल करेगा। HUF हिंदू अनडिवाइडेड के लिए साइन करेगा कर्ता। कर्ता ऑफ HUF अगर एब्सेंट है, मतलब आउटसाइड इंडिया है, तो कौन साइन करेगा? एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, फर्म मैनेजिंग पार्टनर और एनी एडल्ट पार्टनर, कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी डायरेक्टर, जिसके जो साइनिंग अथॉरिटी रखता है। कंपनी के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्म के लिए मैनेजिंग पार्टनर और एडल्ट पार्टनर। HUF के लिए कर्ता नहीं रहता है तो एनी एडल्ट मेंबर, और बच्चे लोगों के लिए गार्जियन और ऑफ सच इंडिविजुअल। ओ अच्छा, और दो कारण बिल के लिए भी डिफेक्टिव हो सकता है क्या? अचानक पता चला, दैट इज पैन नंबर। वो मेरा साथ ही हुआ था। पैन नंबर wrongly stated, पैन नंबर wrongly stated, गलती से पैन नंबर दे दिया है। आधार नंबर wrongly stated, ओके। सर हाँ बोलो। मतलब अगर हम खुद से जो गलती हुआ उसको देख लेंगे तो वो रिवाइज रिटर्न, और अगर असेसिंग ऑफिसर देगा तो डिफेक्टिव। यस, असेसिंग ऑफिसर अगर भेजता है तो तब डिफेक्टिव। वो आपको 15 दिन देगा उसके भीतर करने के लिए। ये 15 दिन और भी कुछ मोहलत एक्सटेंड हो सकता है। अगर उसके भीतर भी नहीं सब रिवाइज रेक्टिफाई किया तो वो हो जाएगा आपका इनवैलिड रिटर्न। नेक्स्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। PAN is an alphanumeric number, that is a 10-character code given by the income tax department for the identification of SSC। मतलब हर SSC के लिए अलग अलग नंबर है। that is PAN is a alphanumeric। alphanumeric मतलब वहां पर अल्फाबेट्स भी रहेगा, न्यूमेरिक्स भी रहेगा, इसलिए नाम होता है अल्फान्यूमेरिक्स। फोन नंबर क्या है? अल्फान्यूमेरिक्स ना न्यूमेरिक्स? न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक है। तो अलॉटमेंट ऑफ पैन दो प्रकार से है। एक, कंपलसरी एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, आपको कंपलसरीली अप्लाई करना पड़ेगा पैन के लिए इन केस टोटल इनकम एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा आपका इनकम हो रहा है। नंबर 2 फॉर GST रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन के लिए। नंबर 3 फॉर एनी पर्सन हु रिक्वायर्स टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, जो बाहर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उसको भी GST का नंबर लगेगा। एनी पर्सन हु इज लाइकली whose sales are likely exceed to more than 5 लाख, जिसको लग रहा है उसका एनुअल सेल्स 5 लाख से ऊपर होगा तो उसको भी कंपलसरी पैन नंबर लेना पड़ेगा। वॉलंटरी एप्लीकेशन ऑफ फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन क्या है? ट्रांजैक्शन वेयर पैन मस्ट बी कोटेड, मतलब कौन कौन जगह में पैन आपको कोट करना पड़ता है। क्वेश्चन आया है एटलीस्ट 3 बार। मेंशन द 4 सिचुएशन वेयर द पैन नंबर एक्चुअली टू बी कोटेड, मतलब आपको कोट करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, गाड़ी खरीदने बेचने के लिए पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। सेल और परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग हैविंग ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख से ऊपर करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है? शेयर ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है।
मेकिंग एप्लीकेशन फॉर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए पैन नंबर लगेगा। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिवेंचर हैविंग फेस वैल्यू 50,000 से ऊपर, अगर आप कोई डिवेंचर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक इन अ सिंगल डे 50,000 से ऊपर अगर कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। पेमेंट इन कैश फॉर होटल और रेस्टोरेंट बिल 50,000 से ऊपर अगर आप होटल एंड रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट करते हो तो आपको पैन नंबर कोट करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पर मैंने तो लिखाया है 6-7, लेकिन ये बहुत बड़ा लिस्ट है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 6-7 लिख के रखा है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी नेट में मिलता है। चल, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं, आप उसका सॉल्व बोलिए मुझे। illustration. Identify the state whether the following person are required to submit the return. And respective due date of filing return. Respective due date of filing return. बोलो। A, Mr. A having gross total income rupees 4 lakh. Rupees 4 lakh. Mr. A having gross total income rupees 4 lakh. Mr. B having total income rupees 7 lakh and deduction gross total income 7 lakh and deduction under 80C and 80G rupees 1,50,000 and 2,50,000. Mr. C having total income rupees 3 lakh. After deduction 4 lakh.
after deduction under section 80C, rupees 1,20,000. A company having loss rupees 30,000. A firm having income rupees 1 lakh. Mr. E having total income rupees 5 lakh, and he is a partner of a firm which is required to be audited under GST law. Mr. E having loss under the head income from house property rupees 1 lakh, rupees 1 lakh, and gross total income rupees 4 lakh. Gross total income nil. ना, थोड़ा घुमाते हैं. Next, F having loss under the head LTCG, under that capital gain rupees 2 lakh, and no other income. बोलो क्या होगा? Solution. Due date. Filing
furnishing return. बोलो क्या होगा? ओके बोलो फर्स्ट क्या करेगा? प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 2021-22 बोलो बेटा। नंबर ए सर करेगा। बाबा मैंने फिगर गलत लिख दिया। बोलो सर अब नहीं करेगा। नहीं करेगा। नो ड्यू डेट डैश कुछ नहीं। Mr. B having gross total income 7 lakh and deduction under section 80C and 80G क्या हो रहा है? बोलो करेगा सर। बिफोर करेगा। ज्यादा करेगा। बस बस करेगा। बस यस। ड्यू डेट क्या होगा? 31 जुलाई। ठीक है। यस सर। सी टोटल इनकम को तो शेयर 4 लाख। 4 लाख क्या है एक बार देख लो। टोटल इनकम टोटल इनकम 4 लाख है। 80 आफ्टर डिडक्शन 80C मतलब माइनस करने के बाद 4 लाख आया है। अच्छा थोड़ा चेंज करता हूं, टोटल इनकम 1 लाख आया है आफ्टर 80C का डिडक्शन 1,20,000 के बाद। अब नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। क्या होगा? नो सर। उसके बाद सर ये लॉस रिटर्न करेगा। कंपनी है तो सर रिटर्न करना ही पड़ेगा कंपलसरी। यस और नो? यस सर। यस सर। ड्यू डेट क्या होगा? 30 सितंबर। फर्म हैविंग इनकम 1 लाख सर फॉर्म को तो करना ही होता ना। करना ही होगा कंपलसरी। यस। ड्यू डेट 30 सितंबर। मान के चल रहा हूं ऑडिट होगा, मैं मान के चल रहा हूं ऑडिट होगा इसलिए, यस सर। मतलब ऑडिट नहीं होता तब भी। यस। फॉर्म डी हैविंग टोटल इनकम 5 लाख
and he is a partner of a firm. Total income 2 lakh. टोटल इनकम 2 लाख और जो क्या है ना, टोटल इनकम 5 लाख, जो क्या है, हु इज अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, जो एक फर्म का पार्टनर भी है और जो फर्म के लिए अंडर जीएसटी लॉ में ऑडिट कराना पड़ता है। बोलो। सर करेगा। यस सर। करेगा और नहीं करेगा? यस करेगा सर सर। करेगा। करेगा। ड्यू डेट बोलो तो 30 सितंबर। क्यों 30 सितंबर? सर ऑडिट ऑडिट सर। करना होगा। सर ऑडिट फर्म के लिए होगा, लेकिन सिंस वो पार्टनर है तो उसके लिए भी ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया। मतलब वो जब तक ऑडिट कंप्लीट नहीं होता है तो टैक्सेबल इनकम नहीं दिखा सकेगा, तो उसको भी वेट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई 392021। क्लियर? यस सर। उसके बाद बोलो। Mr. E having loss under the head income from house property. सर सेट ऑफ के बाद तो 1 लाख बचेगा, तो उसको करने की जरूरत हाँ नहीं है। ना सर सर, ग्रॉस having टोटल तो सेट ऑफ के बाद ही आया होगा सर। हाँ ठीक है, करेगा। अच्छी तरह से सुनो, ग्रॉस सेटअप करने के बाद ही आया है, ठीक है। 2 लाख, हाँ बोलो। सर अब नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा? अच्छा, नो, क्यों नहीं करेगा? सेटअप होगा सर, सर बिल आ हाउस जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए लॉस रिटर्न जरूरी नहीं है वेरी और गुड। हाउस ग्रॉस टोटल प्रॉपर्टी कम है। के लिए कैरी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपका रिटर्न सबमिशन जरूरी नहीं है विद इन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट कब है? तो सवाल ही नहीं होता है। यस सर। ये सर करना पड़ेगा सर। यस सर कैपिटल करना लॉस। होगा। कारण क्या है? सर कैपिटल कैपिटल लॉस गेन है से सर। लॉस हो रहा है। तो कैरी कैपिटल फॉरवर्ड लॉस करना चाहे तो करेगा। करेगा। कौन सा डेट? 31 जुलाई। बोलो, समझ में आया? लॉस रिटर्न और उसका प्रोविजन। यस सर। क्लियर? इलस्ट्रेशन। क्या है इलस्ट्रेशन? मिस्टर मिस अलकमा सर यू नहीं होगा। ठीक है। अब एल के बाद जो है वो भी नहीं होगा। ठीक है, यस सर। इतना कठिन नाम क्यों रखते हो? हम थोड़ी ना रखा है। इजी इजी नाम रखो। टुनटुन, पुनपुन, लिखने में आसानी रहता है। बाप रे बाप, ये तो लिखने में ही स्पेलिंग भूल हो जाएगा। बॉयफ्रेंड तो जिंदगी में नहीं होगा तुम लोगों का। इतना कठिन नाम कैसे लिखेगा बॉयफ्रेंड? अलकमा, बाप रे, बोलेगा स्पेलिंग गलत। सबमिटेड और रिटर्न of income for the previous year 2021.
within due date. Within due date. Sorry. Subsequently, she has identified an error relating to computation of tax. She wants to revise now. What are the options available? Option. What is the option? What is the option available in her hand? In her बोलो। अलकामा ने रिटर्न सबमिट किया विद इन ड्यू डेट. Subsequently, he has identified the error relating to the computation of income. What is the option available to her? उसके पास क्या ऑप्शन है? क्या होगा? अलकामा have as identify the mistake. As Alkama has identified the mistake, she can submit the revised return under section 139 subsection 5 within the time limit for submission of the revised return is last date is the last date of relevant assessment year, that is 31st March 2022, and end of completion of assessment, whichever is earlier. Okay.
The time limit for submission of the revised return is the last date of relevant previous year and end of the completion of assessment year, whichever is earlier. Clear or not? Agree? यस सर। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को बोलूंगा 6 सेमेस्टर में टैक्स का क्वेश्चन आपको अनोखा लगेगा। हर क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स सर, 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन रहता है। मतलब हर पॉइंट में नंबर। रादर बोल सकते हैं 80 में 80 स्कोर करना बहुत कठिन मैटर नहीं है, बिकॉज जिसको प्रोविजन आता है तो वो एक लाइन लिखेगा, उसको तो नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन जिसको ये आता ही नहीं है वो क्या नंबर लिखेगा? व्हाट इज योर आंसर if she file furnished original return ভালো তো আজকে ক্লাসে জয়েন করেছো? কোথায় ক্লাস? And end of the completion. Acha, what is your answer if the furnish the original return after due date? On 1/8/2019/2021 सेकेंड बैच का आंसर क्या होगा? इन केस ऑफ belated return which was furnished on 1/9/2021 can also be revised. ये भी रिवाइज्ड आप कर सकते हैं, बट subject to the due date, subject to the time limit of submitting revised return. Okay? Clear or not? यस सर। तो हम लोगों ने बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, पैन, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स, ये पूरा कवर कर लिया। उसके साथ इलस्ट्रेशन भी कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे वन ऑफ द वाइटल एरिया, दैट इज असेसमेंट ऑफ द रिटर्न। तो रिटर्न तो जमा दिया है, उसका असेसमेंट क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे इंटरेस्टिंग एरिया, असेसमेंट ऑफ द रिटर्न। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, यहां तक किसी का कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। सर हाँ, जैसे हम रिटर्न फाइल नहीं किए तो इनकम टैक्स मेरे लिए सर ये करेगा, असेसमेंट करेगा।
अगर आपके पीछे जो बैठा है दीपक आपके पीछे में उंगली करता है, जाके डिपार्टमेंट को बोलता है और डिपार्टमेंट को लगता है दीपक जो बोल रहा है रिलायबल है, वो आपको 140 के बाद में नोटिस इशू करेगा। अब करेगा। तुम बोलोगे सर मेरे पास तो कोई इनकम ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बोलो तुम 0 लिख के भेजो ना, तब क्या करोगे नेक्स्ट क्लास में, मंडे के क्लास में देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है तुमको लेके। सर अगर हम कुछ नहीं देंगे तो इनकम टैक्स सर प्रूफ कैसे पाएगा मेरे इनकम का? हाँ, उसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसका नेटवर्क आपके जब आप पैदा हुए थे आपको फर्स्ट कितना रुपए का चावल आपका मम्मी पापा खिलाए थे वो भी आपको हलक से निकाल के छोड़ेगा। उसका नेटवर्क बहुत बड़ा तगड़ा नेटवर्क है। कहां कहां से इंफॉर्मेशन रहकर आप खुद भूल जाएंगे आपका वहां पर कोई बैंक अकाउंट था कभी भी जिंदगी में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगर वो आपके पीछे पड़ गए तो उसके पास सब खबर रहता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो जी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना। हम लोग एकदम क्रूशियल स्टेज में हैं।